नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 जो कि नई किताब में 1.2 कर दिया गया है नई किताब के अनुसार, जिसका पहला सवाल है हमारा, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो हमें सिद्ध करना है √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए जैसे हम कैसे करेंगे, मैंने लिख लिया है पहला सवाल दिया गया, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सॉल्व। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे मान लो √5 उन्होंने कहा गया है कि हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो सिद्ध करके बताइए। तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम मान लेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या ना होकर एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे हम इसमें हम मान लेंगे माना, इसमें हम लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, √5 एक मैंने मान लिया एक परिमेय संख्या है। देखिए अब परिमेय संख्या की कंडीशन क्या क्या होती है दोस्तों। परिमेय संख्या की कंडीशन होती है जहाँ p, q यानी अंश और हर p व q एक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक हो, p व q एक पूर्णांक हो। q डज नॉट इक्वल टू 0 यानी जो हमारा हर होता है, हर का मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि शून्य का भाग हम किसी में भी देंगे तो क्या आएगा, शून्य आ जाएगा। तो q डज नॉट इक्वल टू 0 यानी उसका हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और क्या होता है, p, q परिमेय संख्या में क्या होता है कि जो p और q होता है उसका HCF सदैव 1 होता है। कितना होता है दोस्तों, 1। ठीक है दोस्तों, आगे स्टेप में हम क्या करेंगे, हमने माना था कि √5 एक परिमेय संख्या होती है। मैंने जब इंट्रोडक्शन वीडियो बताया था तो हमने बताया था कि परिमेय संख्या वह संख्या होती है जैसे p/q के रूप में लेगा सका। तो मैंने माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो मैंने इसको लिख लिया, माना p/q बराबर √5। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या करेंगे, हम इसके बटे में एक मान कर इसका कर देंगे कैंची गुणा। क्या कर देंगे, कैंची गुणा। इसका कैंची गुणा होगा तो p एकम p आ जाएगा यहाँ पे, और जब 5 गुणा होगा q में तो जाएगा √5q। ठीक है दोस्तों, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम दोनों वर्ग कर देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों हम वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आएगा p² बराबर, यहाँ पर आएगा √5q का होल स्क्वायर। तो p का स्क्वायर करेंगे हम, p² आएगा, जब √5 का √5 में होगा तो कितना आएगा, 5q²। ठीक है दोस्तों, इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जो यहाँ पर जो 5 है ना, एक 5 कायम है, यहाँ पर जब कोई चिन्ह नहीं हो तो क्या हमने गुणा का, जो 5 गुणा का भाग जाएगा इसमें p में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि जो 5 है हमारा p² से विभाजित होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे p²। क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे p² 5 से विभाजित है। क्या लिखेंगे, 5 से विभाजित, हम यहाँ पर लिखेंगे p² 5 से विभाजित है, कॉमा तो p भी, क्या लिखेंगे, तो p भी 5 से विभाजित होगा, तो p भी 5 से विभाजित होगा। देखो दोस्तों, मैंने लिखा p² 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। जस्ट एग्जाम्पल तो मैं आपको समझाऊं कि जो p² 5 से विभाजित है और p से जो 5 रहेगा वो भी p से विभाजित कैसे होगा। जैसे मान लो कोई संख्या है, जैसे मान लो हमारे पास है 5 है, तो जो ये 5 से विभाजित हो जाएगा, 5 एकम 5, और जो 5 का स्क्वायर होगा क्या होगा, 25। तो अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे 25, तो देखो ये 5 भी तो 5 से भी तो विभाजित होगा कि नहीं होगा। इसी प्रकार हमने यहाँ पे लिख दिया p² 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने इसको माना था समीकरण 1, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं p = 5r। क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं p = 5r, जहाँ r एक पूर्णांक है, जहाँ r एक पूर्णांक है। पूर्णांक मैंने आपको बताया ही था, पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। यहाँ p एक क्या है, जहाँ r एक पूर्णांक है। इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी हम पुनः दोनों वर्ग कर देंगे, पुनः दोनों ओर वर्ग करने पर। ठीक है दोस्तों, दोनों ओर हमने पुनः वर्ग किया तो यहाँ क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा p², हो जाएगा हमारा 5r का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ठीक।
तो ए हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर, ए कितना होगा 5 का 100 है 25 आर स्क्वायर। यहाँ देखो दोस्तों हमने माना था पी स्क्वायर 5 क्यू स्क्वायर है, तो हम पी की वैल्यू पी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, हम पी की जगह पे लिख सकते हैं 5 क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 से, हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से पी स्क्वायर का मान रखने पर यहाँ पर जब हम पी स्क्वायर का मान रखेंगे तो यहाँ पे पी स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर यहाँ पर जाएगा 5 क्यू स्क्वायर, इसका में क्या आएगा 25 आर स्क्वायर। अब इसमें क्या है कि जो हमारा जो 5 है, तो 5 गुणा गुणा को चंद्रभाग में जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा क्यू स्क्वायर, इस कल्टू में क्या आएगा 25 आर स्क्वायर अपॉन में 5 से काटेंगे इसको हम, कितनी बार डिवाइड होगा, क्यू स्क्वायर बराबर 25, ये आ जाएगा हमारा 5 आर स्क्वायर। अब देखो दोस्तों जो पहली कंडीशन यहाँ पे बन रही थी हमारी पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर, यहाँ पर हमारी कंडीशन बन गई क्यू स्क्वायर बराबर 5 आर स्क्वायर। तो यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पे भी एक भाषा लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं चूँकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, चूँकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी क्या लिखेंगे, तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। मैंने आपको एग्जाम्पल देकर भी बताया था यहाँ पे कि यदि 5 से डिवाइड हो रहा है यानी 5 का भाग 5 में जा रहा है तो 5 का जो स्क्वायर होगा तो 5 से भी कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने इसको लिख लिया, आपको समझ में आ गया। अब आप दोनों लाइनों में देखिए कि यहाँ पर जो हमने क्या लिखा है, यहाँ पे जो P है दोस्तों, यहाँ पर हमने लिखा जो P है हमारा P 5 से विभाजित है, और यहाँ पर आप देखिए गौर से यहाँ पर Q जो है वो 5 से विभाजित है। हमने माना था कि जो परिमेय संख्या होती है उसका HCF 1 आना चाहिए। अब जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा जो P है इसका P और इसका Q, अब दोनों में उभयनिष्ठ क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, यानी इन दोनों में क्या है, दोनों का HCF 5 आएगा। कितना आएगा, 5। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, यहाँ पर लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अतः P व Q में 5 एक उभयनिष्ठ है, 5 एक उभयनिष्ठ, 5 एक उभयनिष्ठ है। ठीक है, उभयनिष्ठ है यानी कहने का मतलब क्या है, HCF डज नॉट इक्वल टू 1, यानी HCF हमने परिमेय संख्या का 1 बनाते हैं, यानी इसका HCF कितना 1 नहीं आ रहा है। अब 1 नहीं आ रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे इससे, यहाँ पर लिखेंगे इससे हमारे इससे इस तथ्य, यहाँ पर हम लिखेंगे इससे इस तथ्य का विरोधाभास यहाँ पर लिखेंगे इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि P व Q एक सहभाज्य है। क्या है, एक सहभाज्य है, P व Q एक सहभाज्य है, जो हमारी कल्पना का विरोधाभास, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये रा लिखा है, रा, जो हमारी कल्पना का विरोधाभास, है। हमारी कल्पना का विरोधाभास क्यों है, क्योंकि हमने माना था दोस्तों कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब जबकि इसका मास आ रहा है 5, अब जबकि इसका मास 5 आ रहा है 1 नहीं आ रहा है, तो हमारी कल्पना का क्या हो रहा है, हमारी कल्पना का विरोधाभास हो रहा है। तो हमारी कल्पना का विरोधाभास हो रहा है, इसलिए हमें आप लिख देंगे अतः, यहाँ पर हम लिखेंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे हम लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है दोस्तों, हमने कैसे किया था सवाल, मैं आपको एक बार और फिर से प्रारंभ से बताता हूँ।
सवाल था हमारा सिद्ध कीजिए अंडरूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने माना था अंडरूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, हमने माना था अंडरूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो अंडरूट 5 की क्या होती है, कुछ कंडीशन होती है। तो अंडरूट 5 की जो कंडीशन होती है हमने लिख ली, जहाँ पर p व q एक पूर्णांक हो, q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और p व q का एचसीएफ कितना आना चाहिए 1, तब हमारी संख्या परिमेय संख्या मानी जाती है। हमने माना था अंडरूट 5 एक परिमेय संख्या है, तो हमने लिख दिया। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो p/q के रूप में लिखा हमने, p/q बराबर अंडरूट 5 मान लिया, बटे में एक मान इसका हमने p में गुणा किया, तो यहाँ पर आया हमारा p और अंडरूट q को गुणा हुआ हमारा अंडरूट 5, तो यहाँ पर आ गया अंडरूट के 5 क्यूब। तो मैंने क्या किया कि दोनों ओर वर्ग कर दिया। क्या कर दिया, दोनों वर्ग करने पर दोनों ओर वर्ग किया, तो यहाँ पर आ गया p² अंडरूट 5q का होल स्क्वायर हुआ। तो जब अंडरूट 5 को अंडरूट 5 होता है तो 5 आता है। हमने p² बराबर 5q², तो हमने इसको मान लिया समीकरण 1। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 5 है गुणा में है तो इसका डिवाइड इसमें चला जाएगा। तो हमने लिखा चूँकि p² 5 से विभाजित है, जब p² 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इतना लिख लिया। मैंने आपको बताया था कि कैसे अगर कोई संख्या 5 से विभाजित हो रही है और यदि उस संख्या का हम वर्ग भी करते हैं तो 5 का वर्ग 25 होगा, तो वो भी उससे विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, हमने इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि p बराबर 5r। हमने इसको लिख लिया p बराबर 5r, जहाँ r एक क्या पूर्णांक है। मैंने इसमें क्या किया, पुनः दोनों वर्ग कर दिया। दोनों वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आएगा p² बराबर 5r का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आया p², 5 का स्क्वायर हुआ 25r²। हमने यहाँ पर माना था कि p² बराबर 5q² है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि p² बराबर 5q² रखने पर, यानी समीकरण 1 से हमने p² का मान रख दिया यहाँ पे 5q² बराबर 25r²। तो 5 गुणा का भाग क्या, गुणा का पक्ष अंतर्भाग होगा, 5 का भाग दिया 25 में, तो यहाँ पर आएगा q² बराबर 5r²। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा था, हमने ऊपर भी लिखा था कि p² 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। उसी प्रकार की परिस्थिति यहाँ पर बन गई है कि जो q² है वो भी 5 से विभाजित होगा। तो हमने यहाँ पर लिखा चूंकि q² 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है दोस्तों, अब हमने क्या देखा, अतः p व q दोनों में क्या है, दोनों में 5 एक उभयनिष्ठ है, यानी हमारा जो एचसीएफ है, एचसीएफ डज नॉट इक्वल टू 1। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा q था a भी 5 से विभाजित है और यहाँ पर जो p है a भी 5 से विभाजित है। दोनों का जो एचसीएफ आ रहा है वो हमारा कितना आ रहा है, हमारा एचसीएफ 1 नहीं आ रहा है, 5 आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि p व q एक क्या है, सहभाज्य है, यानी सहभाज्य दोनों में उभयनिष्ठ संख्या मिल रही है, जो कि सहभाज्य का मतलब होता है दोनों संख्या क्या हो रही है, 5 से कट रही हैं, स्वयं से नहीं कट रही हैं। तो हमने लिखा जो हमारी कल्पना का विरोधाभास है, अतः अंडरूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको सवाल समझ में ना आया हो तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, आपको सवाल समझ में आ जाएगा। यदि कोई स्टेप समझ में ना आता हो तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, आ जाएगा आपको। यदि किसी प्रकार की परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम अगला सवाल पढ़ेंगे। अगला सवाल हमारा क्या है, ये बहुत सरल है। अगला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 अंडरूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत सरल है, हम इस सवाल को लगाते हैं।